नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे केमिस्ट्री का, टीजीटी विज्ञान का, ठीक है ना। तो उसमें पिछले लेक्चर मतलब हमने पहला जो लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें 12 से 14 करीब क्वेश्चन देख लिए थे, लगभग 15 के आसपास भी हो गए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट। तो देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है, तो उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए क्या है, मात्रा में अपरिवर्तित लेकिन संरचना में अपरिवर्तित, तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। मात्रा और संरचना दोनों में अपरिवर्तित, तो यही बात सही है इसकी। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो होता है घुमाने की कोशिश करेगा, बस आपको अच्छे से करना है। बस उत्प्रेरक आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ये संरचना को भी ऐड कर रहा है, तो संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है संरचना में अपरिवर्तित परंतु मात्रा में परिवर्तित, तो ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन करेगा तो आंसर क्या रहेगा इसका, ठीक है। मात्रा और संरचना दोनों में क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो देखते हैं आंसर इसका। तो आप देख सकते हो आंसर इसका बी ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको आंसर बता दिया है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जो माइनस वगैरह जो जिस पर होता है और भी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा, तो वो है आपका डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन नहीं देगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका रीजन भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। डाई इथाइल ईथर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। कार्बन कैसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। किसका, डाई इथाइल ईथर का। तो देखो इसमें इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ है। हमने आपको दोनों तरफ C2H5 लिख दिया था, इसमें केवल एक ही तरफ लिखा है, तो फार्मूला इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है। तो बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन देती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन भी देती है, ये ध्यान रखना। तो आप चाहो तो आप इसको और पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें यही लिखा है, ठीक है। तो बस कौन सी नहीं देती है आप ध्यान रखना, और कौन कौन सी देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि निष्कासन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य कौन है। तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्लोरीन बताया था। क्लोरीन बताया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है पूरी आवर्त सारणी में, और सीजियम बताया सबसे ज़्यादा आकार सीजियम का होता है, और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी, ठीक है ना। हैलोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन है, और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तब भी फ्लोरीन की होती है। और अगर अभिक्रियाशीलता का क्रम की बात करें तो ये क्रम होता है, आप ध्यान रखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक हमारे यूट्यूब पे लेक्चर डला हुआ है पुष्पराज एलिमेंट्स करके, पीरियोडिक टेबल के पुष्पराज एलिमेंट, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबसे अलग है कि सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा क्वथनांक या आयनन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो इस तरीके से 10-12 पॉइंट है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उससे आपके क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बन जाएंगे, और यूपी टीजीटी में 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे, और आपको हम बता भी देंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सीजियम का परमाणु आकार ज़्यादा होता है लेकिन आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, तो आपको उसको बता दिया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, आप उसको वीडियो को देख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये आपका इंटर से क्वेश्चन है, CH3AX बंध की उच्चतम ध्रुवीयता, मतलब सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा टूट जाएगा। तो देखो सभी में कौन सा है, हैलोजन है। तो हैलोजन में सबके बीच में ये मान लीजिए हैलोजन जुड़ा है, तो सबसे जल्दी सबसे ध्रुवीयता बॉन्ड वो वाला होगा जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, विद्युत ऋणात्मकता होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन जल्दी कौन करेगा, तो रिएक्शन करेगा क्लोरीन। रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो बात करते हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाता है, बस आप इतना सा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। पीछे बताया तो फ्लोरीन की क्या होती है, क्या फ्लोरीन की ज़्यादा होती है,
विद्युत ऋणात्मकता। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का फैक्टर दिया गया, तो सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा आपका कौन, उच्चतम ध्रुवीयता सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी आपकी, तो Cl वाले के। तो Cl वाला कौन सा है, देखो Cl वाला आपका ये है, ये I है, Ci, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। तो सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, सीसा। तो आप इसके नाम से ही आप याद रख सकते हो। और क्या सीसा अम्ल बैटरी में धनात्मक प्लेट कैथोड का काम करती है और लेड डाइऑक्साइड का होता है, और अधिक ऋणात्मक प्लेट किसका होता है, लेड सीसा का होता है। तो आप बस सीसा अम्ल में क्या होती है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन होता है, सीसा ही होता है, बस आप ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है हमारा, सल्फर के कारण विभिन्न संयोजकताएं, मतलब के कारण कौन सी वजह है जिसके कारण विभिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। तो उसका कारण है सल्फर में डी कक्षक की उपस्थिति, ठीक है। तो अगर किसी के पास डी कक्षक उपस्थित है और उसका डी कक्षक खाली है तो कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर तो सल्फर ही है, और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सल्फर आता है। कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में। तो आपको जो आवर्त सारणी है पूरी इस तरीके से जो बनी होती है आवर्त सारणी, वो अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से एस के 2 होते हैं, यहाँ तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, ये कौन होता है, यहाँ पी ब्लॉक, और नीचे कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक की सीरीज। तो अच्छे से याद कर लेना, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर यहाँ 10 ग्रुप यहाँ हैं, फिर 12 13 14 15 16 17 18 तक यहाँ रहते हैं। तो आप ये ग्रुप और वर्ग अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो उसमें और देखो क्या है, इसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल रखता है, ग्राउंड स्टेट, ये तो बात कोई काम की नहीं है। तो डी कक्षा की उपस्थिति के कारण सल्फर प्रतिवर्ती या विभिन्न संयोजकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और कौन से आवर्त में सल्फर, तीसरे आवर्त में, ये ध्यान रखना, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन कौन मुक्त रेडिकल देते हैं। तो अवस्थर अनुकूल स्थितियों के अंतर्गत, मतलब ये है कि उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो, तो कौन कौन दे सकता है। तो एल्कोहल भी देते हैं, अल्काइल हैलाइड भी देते हैं, अल्कीन्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, उक्त सभी ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसे इसके बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन आपका आंसर, तो अब ये ध्यान रखते हो, एल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और अल्कीन्स क्या हो जाता है, क्या देते हैं, तो मुक्त रेडिकल देते हैं, ठीक है। रेडिकल क्या होते हैं आपने देखोगे, इस तरीके से डॉट साइन लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, CH3 और एक और लिख दे। तो जो मुक्त रेडिकल होते हैं ये, इनको ही बोलते हैं रेडिकल। अब क्वेश्चन है हमारा, जल गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये उत्प्रेरक होता है जो जल गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो ये आंसर क्या है हमारा, सॉरी, तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड किस में इस्तेमाल करते हैं, जल गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने में, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको बता देते हैं, वैसे ध्यान रखना रिएक्शन कोई काम का नहीं है, क्योंकि बस उत्प्रेरक के बारे में पूछा गया कौन सा उत्प्रेरक है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक घुलते हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, मतलब जैसे होते हैं जो जिसमें, तो ध्रुवीय विलायक मतलब जिसमें H+ होता है, लगभग ऐसा, वो आपको सरल समझ आने के लिए, तो बस ये ध्यान रखना है कि ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे, ठीक है। जो जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उस हिसाब से आयनिक यौगिक जल में घुल जाते, ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय में घुलते, अध्रुवीय वाले अध्रुवीय में घुलते हैं, ठीक है। तो ये वैसे विलेयता एक मतलब 12th में चैप्टर है विलेयता, मतलब चैप्टर तो नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें टॉपिक है विलेयता, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे हमने इसके बारे में मतलब आयनिक यौगिक करके तो नहीं लिखा हुआ है उसमें, लेकिन आप देख सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर डालेंगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या आ जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको जब विलेयता पढ़ने को मिलेगी तो विलेयता के में कई कारक लिखाए हुए हो, तो वहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका IUPAC से है। तो IUPAC का क्वेश्चन है ये, IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। इसमें नामकरण की बात कर रहा है, तो नामकरण कहाँ से करेंगे, हम इसके साइड से कर लेंगे। 1 हो जाएगा, फिर ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये जो व्यंजन देंगे साइक्लोहेक्सेन, और ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, NO2, तो 1 एथॉक्सी और नाइट्रो, देखो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, आप गिनती इस साइड से अगर 4 5 6 करोगे
तो ये जो NO2 है इसको नंबर ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से नहीं कर सकते आप। तो 1 2 इसको करेंगे तो 1 एथॉक्सी हो जाएगा, 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये आपका NO2 ग्रुप है आपका प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम में जाते हैं। तो जब अमोनिया का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर एक यहाँ पे लोन पेयर रहता है, इस तरीके से क्या रहता है, ये यहाँ हाइड्रोजन रहता है, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये विन्यास व्युत्क्रम में इसी को बोला गया है। तो मीथेन है अमोनिया, तो मीथेन का तो फार्मूला होता है CH4। ठीक है ना, तो उसकी चारों संयोजकताएँ बराबर होती है। इस तरीके यहाँ पर लोन पेयर होता है अमोनिया में, लेकिन अगर मीथेन वगैरह होगा तो उसमें लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, इथेन तो फिर अलग ही हो गया और एस्टेलिएट अलग बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। पिरामिडल आकार होने के कारण अमोनिया अपने विन्यास में व्युत्क्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि संकरण की बात कर रहा है। तो संकरण के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। किसी का अगर संकरण निकालना है तो ये देख लो आप, उसका केंद्रीय परमाणु जो है वो कितने से जुड़ा है, केंद्रीय परमाणु कितने एटम से जुड़ा है, प्लस उसके पास लोन पेयर कितने हैं। अब केंद्रीय परमाणु कैसे निकालोगे, तो जिसकी संख्या कम हो। ठीक है, जिसकी संख्या कम होती, जैसे H2O में केंद्रीय परमाणु होता है ऑक्सीजन, और या तो जिसकी बोल दे आपको तो उसका निकालना। तो अगर आप ऑक्सीजन की संरचना देखेंगे इस तरीके से H रहेगा, मतलब इस तरीके से नहीं बना देते हैं ऐसा कोणीय टाइप में, मतलब। तो अगर आपको देखना है तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन कितने से जुड़ा, 2 हाइड्रोजन से, तो 2 प्लस लोन पेयर क्या होते हैं। देखो ऑक्सीजन की लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा। तो लोन पेयर उसके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4, और 4 इलेक्ट्रॉन से बनेगा 2 लोन पेयर। तो दोनों को जोड़ोगे तो नंबर आ जाएगा 4 आपका। तो 4 नंबर होता है आपका sp3 का। ठीक है, कुछ दिनों बाद संकरण की एक वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आपके संकरण कैसे निकाले जाते हैं और उसकी आकृति वगैरह किसकी क्या होती है, तो इससे संबंधित एक रिलेटेड वीडियो डाल देंगे। तो उससे आपका संकरण से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ज़रूर आता है, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है। तो रेफ्रिजरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का या द्रव अमोनिया या द्रव अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इससे पूछा गया है, या द्रव फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन में रेफ्रिजरेशन में किसका किया जाता है, नाइट्रोजन का। और देख सकते हो इसकी डिटेल हम आपको बता दें। तो देखिए, किसी तरल को वाष्पीकृत होने के लिए, एक मिनट, ये किसी तरल को वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब द्रव अमोनिया वाष्पीकृत होता है तो यह अपने ताप को परिवर्तित किए बिना बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करती है। इसी गुण के कारण अमोनिया रेफ्रिजरेशन में एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, कौन काम करता है यहाँ पर, रेफ्रिजरेशन एजेंट के रूप में कौन काम करेगा, अमोनिया। लेकिन यहाँ रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक वीडियो देखती रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।